I, Professor Bhavesh Kumar Chauhan, Department of Electrical Engineering, बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका कि AKTU कोर्स कोड KEE302 है, मैं स्वागत करता हूं। और ये लगभग आधे घंटे के अंतराल में, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो इसमें हम पूरे कोर्स का एक बर्ड्स आई व्यू मतलब समझेंगे कि किस तरीके से इस कोर्स में हम क्या क्या समझने वाले हैं और इस कोर्स को करने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, जिनको कि हम कोर्स आउटकम भी कहते हैं। तो कोर्स कोड जैसा कहा कि KEE है, तो इस जो हमारी डिस्कशन का, इस चर्चा का जो प्रारूप रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड। वी विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस कोर्स, देन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कोर्स, and then course overview, and then thereafter it will be followed by course outcomes, and then detailed course syllabus, and then we will come with certain conclusions. तो अंत में हम कुछ एक सार भी बनाएंगे और कुछ सुझाव भी मेरी तरफ से होंगे इस कोर्स को करते हुए, क्योंकि इसमें लगभग हम 40 लेक्चर्स या डिस्कशन मॉड्यूल्स को फॉलो करेंगे, जिसमें कि हमको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आपने इन यंत्रों को देखा होगा। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी सीमिंगली फैमिलियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो है आप देख सकते हैं DC वोल्टमीटर है, ये मल्टीमीटर है, और देन इस तरीके का भी आपने कभी लैब में देखा होगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेज़रमेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इनसे आप चिर परिचित होंगे। क्यों मेज़रमेंट इम्पॉर्टेंट है, पहले तो सर्वप्रथम इसके महत्व को समझें। तो इसकी बैकग्राउंड अगर हम सभी इंजीनियरिंग की विधाओं को देखें तो हम ये पाएंगे कि सभी जो भी अभियांत्रिकी की विधाएं हैं उनमें मूल रूप से या तो हम डिज़ाइन के बारे में, चाहे वो इक्विपमेंट हों या प्रोसेस हों, यानी कि यंत्र हों या फिर प्रक्रियाएं हों, तो उनको किस तरीके से हम मूर्त रूप दे सकते हैं, उसकी क्या परिकल्पना है, उसको कैसे एक असल रूप देना है, इससे संबंधित हमारी जो है अध्ययन होता है और बाद में हम इसका क्रियान्वयन भी करते हैं। वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बिहाइंड इट एंड द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड ऑल दोज कंसेप्ट्स, एंड देन eventually we apply it, and then we create a certain designs based on them, and then we also do the proper operation and maintenance of equipment and processes। तो दूसरा जो इसका पहलू होता है वो ये होता है कि हम जो भी उसका संचालन है या अनुरक्षण है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसको किस तरीके से इंश्योर करें जिससे कि जिस चीज़ को हमने डिज़ाइन किया है, जो कि उस समय कार्यान्वित है और जिसका कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल से संबंधित हो या बाकी किसी और यंत्र से संबंधित हो। और अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो हो सकता है कोई सेतु हो या कोई इमारत हो, मींस बिल्डिंग और ब्रिजेस, तो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस। तो इन सभी के लिए आप देखेंगे कि हमको नपाई, पैमाइश या फिर नापना, या जिसको कि हम मेज़रमेंट कहते हैं, अगर एक टेक्निकल वर्ड्स को हम यूज़ करें टेक्निकल, तो उसमें मेज़रमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अनदर वर्ड्स विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फीडबैक। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमने उस यंत्र को या उस संरचना को बनाया है, तो वो उसके उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमको मापना ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम फीडबैक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फीडबैक का अगर हम कहें तो ये अगर डिज़ायर्ड इनपुट सिग्नल है तो आप एक रेफरेंस सिग्नल दे देते हैं, रेफरेंस जो कि आपका डिज़ायर्ड है, और ये इनपुट है जो एक्चुअल इनपुट है। और देन इसमें जो एरर आ रहा है डेल ई, इस डेल ई को हम किसी सिस्टम में, जो कि हमारा कोई भी प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है, तो उस प्रोसेसिंग सिस्टम में देते हैं। एंड देन एक्चुअली जो आउटपुट आ रहा है वो डिज़ायर्ड है या नहीं, उसको वापस हम फीडबैक की फॉर्म में दे देते हैं, जिसको प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है। तो जब तक ये आउटपुट डिज़ायर्ड नहीं होगा, मतलब तो डिज़ायर्ड का मतलब है रेफरेंसेस से, तो अगर ये जब तक डिज़ायर्ड नहीं होगा तब तक ये एरर हमको मिलती रहेगी, और ये एरर को मिनिमाइज़ करना ही हमारा उद्देश्य है। तो ये प्रोसेसर जो है वो उस एरर को मिनिमाइज़ कर देगा। तो
इस पूरी संरचना को अगर हम देखें किसी भी कंट्रोल सिस्टम की, चाहे उसमें रेफरेंस दिया हो ना दिया हो या ऑलरेडी प्रीसेट वैल्यू हो, तो हम ये पाएंगे कि इसमें मेजरमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ कंपेरेटर में भी आप देखिए, जब आपके पास ये वैल्यू है इनपुट और आउटपुट को आपने एज ए फीडबैक दिया हुआ है, तो इसके डिफरेंस को, ये कंपेरेटर है तो इस डिफरेंस को ही हम एज ए एक्चुअल इनपुट यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेसर के लिए, जो प्रोसेसर इसको कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो बेसिकली डिज़ायर्ड फॉर्म में आ जाए। तो फीडबैक के लिए मेजरमेंट इंडिस्पेंसिबल है। तो देयरफॉर द मेजरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ द फीडबैक इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम। फीडबैक हम जब भी दे पाएंगे जब हमारे पास कोई मेजरमेंट होगा, और फीडबैक से हम निश्चित कर पाएंगे कि जो हमारा इनपुट है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं, या कितना डेविएट कर रहा है और कितने करेक्शन की अकॉर्डिंगली ज़रूरत है, हाउ मच करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट वी आर एबल टू fulfill the desired objective for which this system has been installed. Then introduction, this is a obviously undergraduate course in electrical engineering and EE or allied branches like EI or so, and you can see the purpose of the understanding of the concept and constructions and working of इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो इसके अंतर्गत हम करेंगे वो बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग को समझेंगे, और साथ के साथ मेजरमेंट का जो प्रोसेस है, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, और इसको हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। और अगर इसका इस्तेमाल देखें तो ये पावर जनरेशन में भी होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी। इसके बहुत सारे ऑन एग्जांपल्स भी हैं जिनका कि हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि एविएशन एंड अदर्स लाइक रेल, ऑटोमेशन। दीज आर ओनली सम ऑफ द एग्जांपल। ये कुछ लेशमात्र उदाहरण हैं, जबकि इसका प्रयोग अगर हम देखें तो वो बहुत ही व्यापक है। तो टेलीकम्युनिकेशंस, ऑयल एंड गैस, मैराइन, एरोस्पेस इंडस्ट्री, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द measurement of different electrical parameters of quantities. These parameters may be voltage, current, power, energy, phase, frequency, etc. Now, course overview. This is basically theory course of a 4 credit, and 1 credit is for the lab, and the course code for the theory course is KEE 352, and for lab it is 352, and for थ्योरी कोर्स इस KEE 302, जैसा कि पहले कहा था। और इसमें 3 आवर्स का पर वीक थ्योरी का लोड है और 1 आवर्स का ट्यूटोरियल है। साथ के साथ लैब में अगर देखें तो 2 वीक्स पर आवर्स का जो है वो आपका लैब का लोड है। पहले 3 जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, जिसको कि हम रिमेंबर, अंडरस्टैंड और एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबल हैं, उनको हम थ्योरी कोर्स के थ्रू मेजरली कवर कर लेते हैं। बाकी कोर्सेज़ के लिए सेल्फ स्टडीज़, प्रोजेक्ट्स और लेबॉरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स आपकी मदद करते हैं। इसमें जो मेजर बुक रेफरेंस है दैट इज़ AK साहनी which is electrical and electronic measurement and instruments by Dhanpat Rai and Sons. It has been in practice, or it has been in use for more than 3 decades, quite popular. इनफैक्ट मैं स्वयं भी लगभग सभी पुरानी IITs गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ की लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है। स्टूडेंट्स उसको लार्ज नंबर में रेफ़र करते हैं, और सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी मेज़रमेंट का जिक्र आता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक, एंड इट इज़ वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस when it comes to the constructions, working and operating principles and applications part. Of course इसको और बेहतर अगर डिज़ाइन और क्रिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उसके लिए आपको लैब की अवश्य ज़रूरत पड़ती है. Now another book which is also a very good book is by Nakra and Chaudhary, Instrumentation, Measurement and Analysis by Tata McGraw-Hill. Another reference book, because these first 2 books are the textbook as per our university, and the reference books are Forrest K. Harris, Electrical Measurement by Willie Easton,
and these are also standard books and has been in use, they have been in use for a couple of decades. Then MS Stout by Basic Electrical Measurement is the title, from Prentice Hall, India. Then these two books like Cooper, which is Electronic Instruments and Measurement Techniques by PHI. This is like one of the I would say golden books and very standard books. And then Golding and Widies, which is for electrical measurement and measuring instruments, Wheelers. These have also been used internationally. They are in use all over the world. It's one of the most popular books. And the first one, which is Cooper, is basically on electronic instrumentation, and another which is Golding and Widies, it is on electrical measurement and instrumentation. So those who are meritorious या मेधावी छात्र या जो वो छात्र जिनको इसमें और अधिक अभिरुचि है और ज़्यादा जानना है, तो मेरा सुझाव है कि वो इन दोनों किताबों को भी यकीनन पढ़ें. बहुत ही अच्छी बुक्स हैं. द फर्स्ट वन कूपर इज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और and the second one is on electrical measurement and related instrumentation. Now the course outcome, इस कोर्स को करने के बाद जो आप देखेंगे 40 जो लेक्चर्स हैं उनको करने के बाद हम किस स्थिति में होंगे, जिसका कि मैं आपको आश्वासित भी करता हूं और पूरा प्रयास रहेगा कि पहला वी विल बी एबल टू एवेलुएट द एरर्स इन मेजरमेंट. तो ये पहली यूनिट से जुड़ा हुआ है कोर्स आउटकम. K1 लेवल पर है, रिमेंबर लेवल पर, बट अगर अब इसको और आप न्यूमेरिकल्स को हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अंडरस्टैंड लेवल पर भी हम इसमें पहुंचेंगे. एवेलुएट एरर्स इन मेजरमेंट्स एज वेल एज आइडेंटिफाई द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी. तो हम पहले तो एरर को समझेंगे, साथ के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी समझना होगा कि चाहे वो वोल्ट मीटर्स हों या अमीटर्स हों या वॉट मीटर्स हों या एनर्जी मीटर्स हों, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम वोल्ट मीटर या मीटर की बात करें तो मूविंग आयरन का नाम आपने शायद सुना होगा, या फिर मूविंग कॉयल जिसको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल भी कहते हैं. तो इनमें से किसका इस्तेमाल करें अगर हमको करंट मेज़र करनी है. तो उसके लिए अगर हमको उनकी कंस्ट्रक्शंस या उनकी वर्किंग हम जानते हैं तो हम ये निश्चित कर पाएंगे कि कौन सा बेहतर है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए. तो ये पहली यूनिट हमको मदद करेगी, ना केवल वोल्ट मीटर, अमीटर के डिफरेंट टाइप्स और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी से, बल्कि कि हमको वाट मीटर और एनर्जी मीटर्स का भी हम को भी समझेंगे, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें, निश्चित कर सकें कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेहतर है. दूसरा जो आउटकम है इस कोर्स का वो है डिस्प्ले द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. आप ये तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आप इनसे चिर परिचित हैं. तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और आपने हो सकता है प्लस 2 में इसके बारे में अध्ययन भी किया हो, शायद इसको लैब में भी इस्तेमाल किया हो. केल्विन डबल ब्रिज से भी हो सकता है कुछ छात्र परिचित हों. लेकिन यहाँ पे हम इसका विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे, इसके प्रयोग को समझेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे. तो रेजिस्टेंस में भी बल्कि 3 श्रेणी होती हैं, लो, मीडियम, हाई. तो हम तीनों के लिए क्या क्या यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, which type of instruments we use. So we will understand the knowledge of this measurement of these quantities like resistance. Similarly, for inductance and capacitance, we will also understand what type of instruments can be used. So they are again bridges, but they are of different types of bridges. तो उसमें कौन कौन से bridges हैं और किसका इस्तेमाल किस स्थिति में करना उचित होगा. इस यूनिट को, ये यूनिट 2 से संबंधित है. तो इस यूनिट को समझने के बाद और उस पर चर्चा करने के बाद आप ये पाएंगे कि आप उसके बारे में एक निश्चित जानकारी रखते हैं, जिससे कि आप अपने आप को सक्षम पाएंगे कि अगर हमको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो कौन सा ब्रिज इसके लिए उचित रहेगा, और अगर हमको कैपेसिटेंस मेज़र करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रिज उचित रहेगा, और अगर हमको इंडक्टेंस और सिमिलरली कैपेसिटेंस, तो तीनों ही RLC इनके मेजरमेंट के लिए इस
यूनिट पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस यूनिट 2 के बाद आप सक्षम होंगे ये निश्चित करने के लिए कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर और जिसका कि मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है तो कौन सा ब्रिज जो है वो उचित रहेगा। और अगर आपको उसको रफली भी वैल्यूज़ की मालूम है तो भी आप निश्चित कर पाएंगे कि दिस इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट ब्रिज विच शुड बी यूज फॉर दिस रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तीसरा जो आउटकम है इस कोर्स का, दैट इज़ डेमोस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये तीसरे यूनिट से संबंध रखता है। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो बेसिकली कोर या शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर था जो आपने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट कोर्स भी है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसेंशियली मेजरमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी सेकेंडरी पर हम केवल इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। तो इसमें हम इनकी ये दोनों ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझेंगे, साथ के साथ हम उसमें जो होने वाली एरर्स हैं करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उसको भी कैलकुलेट करेंगे। देन जो इसका चौथा कोर्स आउटकम है इस कोर्स का, दैट इज़ मैनिफेस्ट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो चौथी यूनिट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारी चर्चा होगी, और इसमें हम वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर और CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके माध्यम से हम ये निश्चित कर पाएंगे कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी और CRO हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की क्या संरचना है, इनका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है, और इस सारी जानकारी के बाद हम अपने आप को इस काबिल पाएंगे कि हम निश्चित कर सकें कि हम इनका सदुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। सदुपयोग का मतलब पूर्ण रूप से, और मेजरमेंट में हम जो भी जानकारी अपेक्षित है, जो भी हमारा लक्ष्य है इनको इस्तेमाल करने का, उसको कैसे पा सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि इसमें भी जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेबल है वो K2 है, विच इज़ द अंडरस्टैंड। तो रिमेंबर तो करते ही हैं, साथ के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि लैब से संबंधित भी कुछ डिस्कशन को हम इसमें सबमर्ज कर लेंगे, जिससे कि आप उसको अप्लाई के तरफ भी, उस डोमेन में भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें, और जब आप लैब में जाएं तो उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। यकीनन एनालाइज और एवेल्यूएशन के रेफरेंस की बात या क्रिएट की बात करें तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट या सेमी प्रोजेक्ट या सेमिनार या लैब में और अधिक समय देना अपेक्षित है। देन डिस्प्ले द नॉलेज ऑफ ट्रांसड्यूसर, जो 5th यूनिट है वो और 5th कोर्स आउटकम है, ये संबंधित है नॉलेज ऑफ ट्रांसड्यूसर से, उनके क्लासिफिकेशन से संबंध यहाँ है कि कितने प्रकार के वो होते हैं, और देन देयर एप्लीकेशंस, कहाँ किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर्स के भी जैसा क्लासिफिकेशन में आप जानेंगे कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, अन्य प्रकार के होते हैं। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को मेज़र करना है जो कि फिज़िकल पैरामीटर है, तो उसके लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर उचित होगा, ये हम जान पाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होगा। तो आप ये देखेंगे कि इस यूनिट के दौरान हम उसके भिन्न भिन्न प्रकार से अवगत होंगे, साथ के साथ हम ये डिसाइड कर पाएंगे, निश्चित कर पाएंगे इसकी जानकारी के बाद कि मोशन के लिए अगर हमको कौन सा ट्रांसड्यूसर, किस ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करना है, फोर्स के लिए कौन सा करना है, प्रेशर के लिए किस तरीके का ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करना उचित है, टेम्परेचर, फ्लो एंड लिक्विड लेवल। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ट्रांसड्यूसर जो है वो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है, इन बिटवीन है। इवेंचुअली वो ट्रांसड्यूसर उस फिज़िकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और जो आप एंड ऑफ द सिस्टम, एट द एंड ऑफ सिस्टम जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं और जो आउटपुट का सिग्नल प्रोपोर्शनली जनरेट हो रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल है, बट देन इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो वो फेथफुली उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो हमारा 5वां कोर्स आउटकम है वो K3 से संबंधित है, यानी कि अप्लाई आप देख रहे हैं इसमें। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों लेवल पे हमारे इस कोर्स की चर्चा रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी के लिए भी आप अपने आप को तैयार महसूस करें बाय द टाइम इस कोर्स को हम ख़त्म करें। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इस तरफ भी आगे बढ़ें, जब भी सही माहौल आता है तो आप इस पेंडेमिक टाइम के बाद तो आप इस पे सेमिनार या
प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसको इन्वॉल्व करें। और यकीनन बिना मेज़रमेंट के अगर हम कहें तो इंजन की कोई भी विधा पूरी नहीं होती, जैसा अभी कुछ समय पहले कहा, और इलेक्ट्रिकल में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रिकल, अब थोड़ा सा हम डिटेल सिलेबस को समझ लेते हैं, जो जिन पर ये कोर्स आउटकम अभी जिस पे हमारी चर्चा हुई वो आधारित हैं। तो मेज़रमेंट, पहली यूनिट में हम मेज़रमेंट सिस्टम को समझेंगे। मेज़रमेंट सिस्टम बेसिकली क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरमीडिएट सिस्टम होते हैं, या वो मल्टी लेबल होता है, या मल्टीपल बॉक्स में भी हो सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए रादर देन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की जगह हम उसको मेज़रमेंट सिस्टम कहते हैं। तो मेज़रमेंट सिस्टम का क्या एलिमेंट्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, और मेज़रमेंट सिस्टम से क्या मायने हैं, तो इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम यूनिट 1 शुरू करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें हम इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनके विशेषताओं से संबंधित है कि यहाँ 2 तरीके की विशेषताएं होती हैं। एक स्टैटिक से मायने हैं जो समय के साथ नहीं बदलती है, और एक डायनेमिक, तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन पर हमारी चर्चा होगी, और वो सभी कैरेक्टरिस्टिक को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। देन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। दे आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। देन एरर्स इन मेजरमेंट्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, तो वो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को, चाहे वो ग्रॉस हो, सिस्टमेटिक हो, रैंडम हो, अलग अलग एरर्स को हम ना केवल समझेंगे बल्कि उस पर आधारित कुछ सवालों को भी करेंगे, जिससे कि हम उसको व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं और बेहतर कर पाएँ, इससे अवगत हों। देन इसके बाद हम रिव्यू ऑफ इंडिकेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर भी इनको रिव्यू करेंगे, और इस रिव्यू में कैटेगरी जो है वो आपका वोल्ट मीटर, अमीटर और वाट मीटर पे हमारी चर्चा विशेष रूप से केंद्रित होगी। देन यूनिट 2 मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जैसा मैंने कोर्स आउटकम के समय भी आपसे कहा कि इस यूनिट के दौरान हम जो लो, मीडियम, हाई रेजिस्टेंसेस, इन तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। एंड देन उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो कि अगेन हाई कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंस है, इसके मेजरमेंट के मेथड्स को भी समझेंगे, इसके क्या कंस्टेंट होते हैं उसको भी समझेंगे। इसके बाद हम एसी ब्रिजेस, जो कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेज़र करने के लिए किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, इसमें डिफरेंट ब्रिजेस हैं, तो उनको समझेंगे। जैसे कि हो सकता है आप में से किसी ने ये नाम भी सुने हो, लेकिन आप आगे परिचित होंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, और कैपेसिटेंस से अगर हम की बात करें तो डिशॉर्टी, शेयरिंग, इन सारे ब्रिजेस की चर्चा करेंगे। ये ब्रिजेस में अगर नंबर ऑफ आर्म्स की बात कहें तो ज़्यादातर ब्रिजेस में आप पाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, केवल एलिमेंट्स का कुछ परमुटेशन और डिफरेंट होता है, लेकिन जो मेज़रमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो यकीनन बदल जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिस्टेंस, हियर वी मेजर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तीसरी यूनिट में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, और इसमें हम रेशियो एंड फेज़ एंगल एरर्स को भी निकालेंगे और समझेंगे, उस पर आधारित सवालों को हम करेंगे। डिज़ाइन, कंसिडरेशन और टेस्टिंग को भी हम जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की है उसको, उसमें हमारी चर्चा रहेगी। देन जो 4th यूनिट है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारे ध्यान रहेगा और जिनको हम समझेंगे वो वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, जैसा मैंने पहले भी कहा, फ्रीक्वेंसी और फेज़। फ्रीक्वेंसी और फेज़ के लिए जो हम बेसिकली मेथड्स यूज़ करते हैं वो कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप है, तो इसकी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को भी समझेंगे, और कैसे हम उसका किस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हैं, इस प्रक्रिया को हम विस्तार से जानेंगे। देन स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप, देन स्पेक्ट्रम एंड वेव एनालाइज़र, इसको भी हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। देन डिजिटल काउंटर, इसका क्या ब्लॉक डायग्राम है, क्या इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। देन फ्रीक्वेंसी मीटर, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड विद द डिजिटल वोल्ट मीटर फॉर द यूनिट 4। जो आखिरी यूनिट है बट बहुत ही
इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और अगर हम कहें तो जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पिछले 2 दशक में हैं तो वो ज़्यादातर आप इस हेड में पाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसका इंडस्ट्री में बहुत ही मेजर एप्लीकेशंस है इन एडिशन टू द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन दीज प्रीवियस 4 यूनिट्स। इसमें ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स, उनका क्लासिफिकेशंस, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, देन measurement of force using strain gauges, measurement of pressure using piezoelectric sensors, then measurement of temperature using thermistors and thermocouples, and then measurement of displacement using LVDT, which is a very interesting mechanism. And then measurement of position using Hall effect sensors. तो आप ये देख रहे हैं कि ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके मेजरमेंट के लिए अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करेंगे। एंड देन कंसेप्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग और डाटा एक्विजिशन सिस्टम पर भी हमारी चर्चा होगी, और इसके मैकेनिज्म को समझेंगे जिससे कि इसका इस्तेमाल करें। आज की डेट में इंडस्ट्री में, और हम कहें इवन एडवांस लेबॉरेटरीज़ में, इसका बहुत ही व्यापक इस्तेमाल है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हो रहा है, इसका भी जानकारी उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए परमावश्यक है। देन कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सेंसर, एंड देन वी विल कंक्लूड विद द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो कंक्लूजन ऑफ दिस जो ओवरव्यू है उसमें आप जानेंगे कि बेसिकली ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हम पूरी करेंगे। डिफरेंट कंसेप्ट्स जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो कोई भी पैरामीटर्स हो, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस एरिया हैं, तो वहाँ कहाँ कहाँ हम किस किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी, जिससे कि हम उसके प्रयोग को सुनिश्चित कर पाएँ। साथ के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस कोर्स को जानने के बाद और समझने के बाद, वी विल फाइंड अवर सेल्फ कॉम्पिटेंट, हम अपने आप को सक्षम पाएंगे कि हम कैसे किस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में हम भिन्नता को सुनिश्चित कर पाएंगे, हम पहचान पाएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हमको दिखाया जा रहा है वो है, और साथ के साथ डिफरेंट टाइप्स उसके कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है इसके अलावा भी और कौन कौन से अन्य प्रकार हैं। तो जब हमको संपूर्ण जानकारी होगी तभी हम ये कह पाएंगे कि इसके अलावा भी इसके अन्य प्रकार हैं। एंड देन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के लिए किस पैरामीटर के लिए किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है, और उसमें अगर कोई विकल्प भी हैं तो उन विकल्प की जानकारी भी हमको होगी। तो इस कोर्स के माध्यम से हम जो मेज़रमेंट है, जिसके बगैर अगर हम कहें तो इंडस्ट्री या एकेडमिक्स या इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करने में सक्षम पाएंगे। धन्यवाद।